डाकुओं के नगर में ड्रैक्युला का खौफ। अनाया अपने सारे डिटेक्टिव के केस सॉल्व करके काफी थक गई थी। उसने अपने सारे फोन स्विच ऑफ कर दिए और छुट्टियां मनाने बाहर निकल गई। वो दूर के जंगलों और पहाड़ों को देखना चाहती थी। वो अपना बैग पैक कर सोलो ट्रैवलिंग कर रही थी। ट्रैवलिंग करते करते वो बीहड़ के जंगलों में पहुंच गई। बीहड़ के जंगलों में आने जाने के रास्ते तो थे, मगर वहाँ पर पुलिस का नामो निशान नहीं था। वो इसलिए कि बीहड़ में काफी डाकू रहा करते थे। पहले तो अनाया को बीहड़ के जंगलों में जाने से डर लग रहा था, लेकिन फिर रोमांच के लिए उसने फैसला किया कि वो ये खतरा जरूर उठाएगी। बीहड़ के बारे में अनाया का ये सोच था कि बीहड़ में काफी पिछड़ापन और अराजकता होगी, लेकिन वो गलत थी। बीहड़ में भी काफी चहल पहल थी, लेकिन कुछ ही देर में अनाया का ये ख्याल दहशत में बदल गया। अचानक अनाया के सामने एक वैन रुकी और 4 लोग अनाया को उठाकर वैन में ले गए। उन लोगों ने अनाया के चेहरे पर कपड़ा डाल दिया और उसे किसी एक गांव में ले गए। जैसे ही उन लोगों ने अनाया के चेहरे पर से कपड़ा हटाया, अनाया उन पर चिल्ला उठी, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे यहाँ उठा ला है। तुम लोग जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। हमारी इस गुस्ताखी के लिए हमें माफ कीजिए मिस अनाया। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप कौन हैं। अनाया अपना नाम उस आदमी की जबान पर सुनकर चौंक उठी। इससे पहले कि अनाया कुछ कहती, वो डाकू बोल उठा, मेरा नाम मंगल है और मैं इस बीहड़ के सबसे बड़े गिरोह का सरदार हूँ। मैं जानता हूँ कि आप बहुत पहुंची हुई जासूस हैं। दरअसल हमें किसी जासूस की तलाश है जो हमारी मदद कर सके। मैं किसी चोर उचक्के डाकू की कोई मदद नहीं करना चाहती। अरे उधम सिंह, जरा मैडम को सलीके से बात समझाओ। राम राम मिस अनाया, मेरा नाम उधम सिंह है। बात ऐसी है कि हम अपने इलाके में पुलिस को घुसने नहीं देते, लेकिन यहाँ पर अजीब किस्म की हत्याएं हो रही हैं और इन हत्याओं ने हमारी नाक में दम करके रखा हुआ है। हत्या की बात सुनकर अनाया के कान खड़े हो जाते हैं और उसके अंदर का रोमांच जाग उठता है। देखिए मिस अनाया, हम डाकू नहीं हैं, पर बाहर के लोग हमें डाकू मान बैठे हैं। यहाँ किसी से भी पूछ लीजिए, हम डाकू नहीं, हम खुद को बागी बोलते हैं। अनाया समझ चुकी थी कि उसे किडनैप किया जा चुका है, लेकिन जिन्होंने उसे किडनैप किया है वो उसके बदले कुछ और नहीं बल्कि उससे मदद की गुहार लगा रहे थे। अनाया मैडम, दरअसल यहाँ पर एक ड्रैकुला नाम का खूनी पिशाच आ गया है। ड्रैक्युला? पर ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। हम भी यही सोचते हैं, पर लोगों में यहाँ खौफ का साया है। लोग अपने घरों से निकलने में डर रहे हैं। यहाँ हर 1 या 2 दिन के भीतर एक लाश मिलती है जिसके शरीर का सारा खून चुसा हुआ रहता है। शरीर में एक कतरा खून ही नहीं रहता। पर ये कैसे मुमकिन है? मिस अनाया, हम यही तो पता करना चाहते हैं। मिस अनाया, आप जब तक ये केस नहीं सॉल्व कर लेती तब तक आप हमारी मेहमान रहेंगी। मिस अनाया, आपको किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होगी। आपकी सारी जरूरतों की चीज आपके कमरे में उपलब्ध रहेगी। खैर, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, हम आपको थोड़ी देर में मिलते हैं। आपको गीता सब बता देगी। अनाया सोच में पड़ जाती है, आखिर वो ये काम करे या ना करे। अनाया को ये एहसास हो चुका था कि जब तक उनका ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, ये लोग उसे जाने नहीं देंगे। अनाया का कमरा काफी बड़ा था और उस कमरे में सारी सुविधाएं थी। अनाया उस कमरे की बालकनी में जाती है। बालकनी से उसे दूर एक चिता जलते हुए दिखती है। वो सोचने लगती है कि आखिर ये किसकी चिता है, कहीं वो उस ड्रैकुला का शिकार तो नहीं। तभी अनाया के लिए एक औरत खाना ले आती है। अनाया उस औरत को रोक लेती है और पूछने लगती है, नमस्ते जी, आपका शुभ नाम क्या है? नमस्ते, मेरा नाम गीता है। मैं उधम सिंह की पत्नी हूँ। गीता जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? जी हाँ, बिल्कुल। ये आखिर ड्रैक्युला का मामला क्या है? देवी जी, क्या बताऊँ आपको, 2 महीने पहले तक यहाँ सब ठीक ठाक ही था। फिर अचानक एक जवान किसान की लाश खेतों से मिली। उस लाश पे कोई जख्म के निशान नहीं थे। उसका शरीर मानो सूख सा गया था।
और सबसे आश्चर्य की बात तो ये थी कि उसके गले में 2 निशान थे। वो निशान किसी के नुकीले दांत के लग रहे थे। बस उसके बाद एक एक करके और लाशें मिलने लगी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। अनाया कुछ बोलती इससे पहले गीता उससे इजाजत लेकर वहाँ से चली जाती है। अनाया सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इसी सोच में वो सो जाती है। काफी देर बाद उसकी आंखें खुलती हैं तो देखती है कि रात हो चुकी थी। कुछ देर के बाद अचानक ही उधम सिंह दौड़ते हुए अनाया के कमरे में प्रवेश करता है। अनाया, मिस अनाया, जल्दी चलिए, हमें एक लाश मिली है। अनाया का मन बिल्कुल भी नहीं था कि वो उधम सिंह के साथ जाए, लेकिन मन मारकर अनाया उसके साथ चल देती है। दोनों एक खुले मैदान के पास आकर रुकते हैं। वहाँ पहले से ही भीड़ लगी हुई थी। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की लाश पीठ के बल गिरी हुई थी। तभी उधम सिंह को देखकर लोग जगह देने लगते हैं। उधम सिंह उस लाश को टटोल कर देखता है। देखा आपने मिस अनाया, इसके भी गले में दांत के निशान हैं। गौर से देखिए, इसके शरीर पर और कोई भी निशान नहीं है। अभी तक हमें जितनी भी लाशें मिली हैं, उन सब में कहीं और कोई भी निशान नहीं दिखा है। अनाया थोड़ी देर तक उस लाश को देखती रहती है। फिर कुछ सोचकर वो बोलती है, उधम जी, जरा आप इधर अकेले में आएंगे? इतना कहकर अनाया उधम सिंह को किनारे पर ले जाती है। आपने किसी को बताया तो नहीं कि आपने किसी जासूस को बुलाया है? जी नहीं, ये बात सिर्फ मुझे और हमारे सरदार मंगल सिंह को पता है। आप लाश को अपने कब्जे में लें और सारे लोगों को यहाँ से जाने को कहें। मुझे इस लाश की जांच करनी है। ठीक है, मैं समझ गया। लाश को इसके घर भिजवाता हूँ, आप वहीं जाकर इसकी जांच कीजिए। उधम सिंह लाश को उसके घर भिजवाता है और खुद अनाया को लेकर उसके घर पहुंचता है। सारे लोग वहां से जा चुके थे। अनाया अब उस लाश की तफ्तीश करती है। उधम सिंह भी उसके साथ ही था। अनाया को कहीं भी कुछ संदिग्ध सुराग नहीं मिले। तब अनाया ने लाश को पलटा। लाश के पिछले हिस्से में भी कोई सुराग नहीं मिला। उधम सिंह ये सब देख रहा था। मैंने कहा था ना कि कहीं कोई सुराग नहीं है। लग तो रहा है, लेकिन कोई ना कोई सुराग होगा। कातिल काफी चालाक है। अनाया सारी जगह देख चुकी थी। तभी अनाया उस लाश के सर पर हाथ फेरने लगती है। अचानक उसे लाश के सर के पिछले हिस्से के बालों के बीच में से कुछ नजर आता है। वहाँ बालों के बीच में एक लाल निशान था जो कि ठीक से नजर नहीं आ रहा था। अनाया उसे गौर से देखती है तो उसे सारा माजरा समझ में आ जाता है। ये देखिए उधम जी, यहाँ से सारा खून निकाला गया है। वो दांत के निशान तो बस ड्रैकुला का भ्रम फैलाने के लिए बनाया जाता है। क्या मतलब? इसका मतलब कोई इंसान ही है जो ये कत्ल कर रहा है। लेकिन कोई इंसान इसके खून का क्या करेगा? इसका मतलब तो वो खूनी ही बता सकता है। हमें उसे पकड़ना होगा। खैर, किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि हमें ठोस सबूत हाथ लगे हैं। ठीक है मिस अनाया। हमें खूनी को पकड़ने के लिए जाल बिछाना होगा। पर कैसे? मुझे आप बस जितने भी लाश मिले उसकी सही सही लोकेशन पता करके मुझे बताइए। उधम सिंह अपना सर हिलाता है और दोनों वहां से वापस लौट आते हैं। जैसे ही उधम सिंह अनाया को उसके कमरे में छोड़कर जाने वाला था, अनाया उसे रोक कर बोलती है, उधम जी, एक और काम कीजिए। मरने वाले सारे लोगों के ब्लड ग्रुप का पता कीजिए। क्या? ब्लड ग्रुप? हाँ, ब्लड ग्रुप। उधम के जाने के बाद अनाया सारी रात सो नहीं पाती, क्योंकि एक तो उसे फिक्र थी कि उसे सही सलामत अपने घर पहुंचना है। दूसरा, वो जानती थी कि अगर उसने ये केस सॉल्व कर दी तो ही वो उन डाकुओं के चंगुल से आजाद हो पाएगी। अगली सुबह कोई खबर नहीं आई, लेकिन दोपहर होते ही उधम सिंह मंगल सिंह के साथ अनाया के कमरे में पहुंचते हैं। मिस अनाया, हमें सारे कत्ल की लाश की लोकेशन मालूम हो गई है। अनाया गौर से उधम सिंह की बातें सुनती है। मिस अनाया, सारे कत्ल गांव के बाहरी इलाके में हुए हैं। सारे लोकेशन किसी खेत या ऊंचे झाड़ियों वाली जगह पर हैं और सारे कत्ल शाम या रात के अंधेरे में हुए हैं। और हाँ,
सारे लोग जिनका कत्ल हुआ है उन सभी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। बहुत खूब उधम सिंह जी, आपने बहुत ही उम्दा जानकारी इकट्ठा कर ली है। मैंने एक प्लान बना लिया है। फिर क्या प्लान है मिस अनाया? हमें अपने कातिल के लिए एक जाल बिछाना है। उसके लिए मुझे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो खूनी के लिए चारा बन सके। यानी आपको एक बलि का बकरा चाहिए? हाँ? ठीक समझा आपने, लेकिन डरिए नहीं, आपके बकरे को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। अनाया जी, मैं बनूंगा बलि का बकरा। नहीं उधम जी, आपको हर कोई जानता है। हमें एक ऐसा लड़का चाहिए जो कि खूनी के लिए आसान शिकार हो। लेकिन इसमें एक और चाल है, हमें एक एबी पॉजिटिव ब्लड वाला इंसान चाहिए। उधम सिंह आपके लिए एबी पॉजिटिव वाले बंदे को जरूर ढूंढ लेगा। एक लड़का जो कि खेती करता था उसे लाया गया। वो काफी हट्टा कट्टा था। उसे रात के समय खेत पर मचान में बैठा दिया गया। अनाया और बाकी डाकू काफी दूर से दूरबीन के द्वारा उस लड़के पर नजर रखे हुए थे। वो रात भर उस मचान पर बैठा रहा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कोई भी ड्रैकुला नहीं आया। अगली रात भी वैसा ही कुछ हुआ। कोई भी कातिल या ड्रैकुला नहीं दिखा। फिर तीसरी रात को भी 4 घंटे बीतने पर भी कुछ नहीं हुआ। लगता है कातिल को मानो सांप सूंघ गया हो। मुझे तो लगता है कि वो नहीं आने वाला है। उधम जी, धैर्य रखिए, कातिल को पकड़ने के लिए ये बेहद जरूरी है। अनाया ये सब बोल ही रही थी कि अचानक उधम सिंह को कोई आदमी आता हुआ नजर आया। वो अनाया को दूरबीन देता है। अनाया भी उसे देखती है। वो आदमी उस मचान पर बैठे हुए लड़के के पास आकर कुछ पूछता है और फिर चला जाता है। वो आदमी इतनी रात को वहाँ क्या कर रहा था? ये तो हमें वो लड़का ही बताएगा। उस आदमी के अलावा रात भर वहाँ कोई नहीं आया, सिवाय कुछ जंगली सूकरों के झुंड के। उधम सिंह और अनाया ने सुबह उस लड़के से पूछा कि वो व्यक्ति कौन था। उस लड़के ने जवाब दिया, वो अपने गांव का रास्ता भूल गया था, इसलिए मुझसे पूछ रहा था। उस रात फिर वही क्रिया शुरू की गई। वो व्यक्ति मचान में बैठकर खेतों को पहरा देने लगा। उसे मचान में बैठे ज्यादा देर नहीं हुई थी। उधम सिंह को फिर एक आदमी नजर आया। इस बार उसके साथ 2 लोग और थे। उन्होंने तुरंत अनाया को दूरबीन थमाया। इस बार अनाया सतर्क हो गई। उसने तुरंत उधम सिंह को इशारा किया। उधम सिंह ने भी अपने साथियों को इशारा किया। मचान पर बैठे हुए लड़के के पास 3 लोग आए, एक बूढ़ा आदमी और एक औरत, और उनके साथ एक बच्चा भी था। बेटा, जरा हमारी मदद करो। क्या हुआ बाबा? ये मेरी बेटी है और उसका बेटा। इनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो लड़का मचान पर से उतर जाता है और उन्हें देखने लगता है। तभी वो बूढ़ा आदमी एक कपड़ा निकालकर उस लड़के के मुंह पर लगा देता है। जैसे ही अनाया ये देखती है, वो फौरन चिल्लाती है, पकड़ो, पकड़ो उन लोगों को। जैसे ही अनाया चिल्लाती है, सारे डाकू दौड़ पड़ते हैं उस खेत की ओर। उन तीनों को समझ नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है, और वो लोग भागने की कोशिश भी नहीं करते। जब वो घिर जाते हैं तो अनाया आती है और पूछती है, कौन हो तुम लोग? हम लोग रास्ता भटक गए थे। इसके बैग को जरा चेक करो। जब उनका बैग चेक किया गया तो उसमें सुई और ब्लड बैग निकला। यही है तुम्हारे ड्रैकुला। उन्होंने ही लोगों का कत्ल किया। अरे ये आप क्या बोल रहे हैं? इनकी थोड़ी कड़ाई से पूछताछ करो। उधम सिंह के लोग उस आदमी की अच्छी खासी मरम्मत करते हैं। तब जाकर वो सच्चाई उगलता है। मैं ही लोगों के खून निकाल कर बेचता हूँ। पर आपने इस गांव के लोगों का ही खून क्यों चुराया? इस गांव के ज्यादातर लोगों का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, जो कि काफी मुश्किल से मिलता है। हॉस्पिटल वाले इस ब्लड की मुंह मांगी कीमत देते हैं। पर तुम्हें कैसे पता चला कि किसका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है?
हमारा एक गिरोह है जो कि ये पता करके हमें बताता है। ओह, इसलिए तुम इन लोगों का सारा खून निकाल कर बेच देते हो। थोड़े से पैसे के लिए तुम मासूम लोगों की जान ले लेते हो। अनाया सभी लोगों को बताती है कि ये लोग सर के पिछले हिस्से से सारा खून निकाल लेते और गले पर दांत के निशान बनाकर ये दिखाना चाहते थे कि किसी खूनी ड्रैकुला ने इनका खून पी लिया। मिस अनाया, अच्छा हुआ जो हमने आपको यहाँ पे बुलाया। अब हम इसको अपने हिसाब से सजा देंगे। मैं इसके गिरोह के लोगों को एक एक करके ढूंढ निकालूंगा। आपको सकुशल घर भेज दिया जाएगा। अगर आप हमारी मदद न करते तो ना जाने और कितनी जाने जाती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अनाया को उसके घर पहुंचा दिया जाता है। अनाया इस केस को कभी भूलने वाली नहीं थी।